नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत करते हैं। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं चुनाव के अंतिम चरण की। 7वें चरण का मतदान कल सुबह 7 बजे शुरू होगा। 8 राज्य, 57 सीटें, 904 प्रत्याशी और इन 904 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल शाम को 6 बजे ईवीएम में कैद हो जाएगा और 4 जून को आएंगे पूरे 542 इसलिए कह रहा हूं कि एक सीट गुजरात की सूरत सीट का परिणाम आ चुका है और 542 सीटों के परिणाम आएंगे 4 जून को। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, 4 जून को नतीजे आएंगे जिसका सभी को इंतजार है। लेकिन उससे पहले इन 7 चरण में सभी पार्टियों ने, सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने दावे जनता के सामने रखे। देखना होगा कि जनता को लुभाने में कौन से दावे ज्यादा कारगर साबित हुए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 केंद्रीय मंत्री, 1 पूर्व मुख्यमंत्री और उसके साथ ही 4 एक्टर जो है वो चुनावी मैदान में है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बार वाराणसी से हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। उस सीट को लेकर भी काफी दिलचस्पी बनी हुई है। इसके साथ ही तमाम हॉट सीट ऐसी हैं कल की 57 सीटों में। सबसे पहले आपको बता दें 2019 में जो 57 सीटें जिन पर कल मतदान होने हैं, इनमें से सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती उन सीटों को बचाने के साथ साथ अन्य सीटों पर अपनी पैच बिछाने में भी है। बिल्कुल, जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की बात करें, वाराणसी सीट जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्याशी के रूप में है और उसको वीआईपी सीट माना जा रहा है। इसके अलावा कुछ और हॉट सीट हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। पंजाब की कुछ सीटें हैं, साथ ही पश्चिम बंगाल की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, बिहार की सीटें हैं। इन सीटों पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। बिल्कुल ठीक है सूरज जी, और चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। अशोक गौतम जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। अशोक जी बहुत स्वागत है। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। शुक्ला जी बहुत स्वागत है। उपेंद्र तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत स्वागत है। गोपाल जैन जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। गोपाल जी बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा और सबसे पहले डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगा। बात करूंगा उस वीआईपी सीट की जहां से तीसरी बार लगातार प्रत्याशी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस तरह से वहां सपा और जो गठबंधन है, कांग्रेस का इंडी गठबंधन के अजय राय वहां सामने है। तीसरी बार, 2 बार लगातार वो वहां से चुनाव हार चुके हैं और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जीत का अंतर और बढ़े और भारत की सभी सीटों में सबसे ज्यादा अंतर से जीत दर्ज करें। इस कवायद से वहां पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि देखा जा रहा है कि 14 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन फिर कुछ लोगों ने फॉर्म वापस ले लिया है और इस समय देखा जा रहा है कि 7 प्रत्याशी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। 6 लोग और सामने हैं अजय राय के साथ साथ और भी जो लोग हैं। आपको लगता है कि वहां का मुकाबला एक तरफा है या फिर कुछ और ऐसी चीजें हैं कि जीत का अंतर बढ़ेगा, घटेगा, क्या कुछ होने वाला उस सीट पर? से उत्तर प्रदेश की जो वाराणसी विधानसभा, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये तो निश्चित है कि उनकी जीत वहाँ से निश्चित है। अब देखना ये है कि उनकी जीतों का जो है ना वोटिंग प्रतिशत है या वोटरों की संख्या है वो है ना बढ़ती है या घटती है, क्योंकि उनकी जीत में या हार में तो कोई किसी प्रकार का शंका है ही नहीं है ना। जीत उनकी निश्चित है, ये सभी जानते हैं, विपक्षी पार्टियां भी जानती हैं, सत्ता पक्ष तो जानता है। लेकिन उनके सामने जो प्रत्याशी खड़ा हुआ है वो भी लगातार तीसरी बार उनके साथ में फाइट कर रहा है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वहाँ के, शायद उनका नाम है अजय राय जी। तो निश्चित रूप से हमारे देश की ये जो लोकसभा क्षेत्र है, सीट है, वो काफ़ी चर्चित है, महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि उस सीट से हमारे देश को तीसरी बार एक प्रधानमंत्री मिलने जा रहे हैं, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि क्या होना है ये तो होगा फाइनल 4 तारीख को। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जो पिछली बार वोटें मिली थी 2019 में, उससे उनका प्रतिशत बढ़ता है या वोटों की संख्या बढ़ती है या घटती है, ये आज के समय में एक यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है। यहाँ एक सवाल और जरूर बनता है शुक्ला जी की यदि हम बात करें वोट प्रतिशत की, पहले चरण से लेकर 6वें चरण तक जितना वोट प्रतिशत रहा है 2019 की अपेक्षा कम रहा है और यदि 7वें चरण में भी तमाम कवायदों के बावजूद भी 2019 की अपेक्षा वोट प्रतिशत यदि कम होता है तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाली जो मत हैं, जो वोट हैं, उनकी संख्या कम हो जाएगी? देखो, अभी जो आपने यहाँ प्रश्न किया वोट प्रतिशत का, इसको हमें 2 परिप्रेक्ष्य में अलग अलग देखना पड़ेगा। पहला परिप्रेक्ष्य, क्या हम वाराणसी को बेस मान के चल रहे हैं या हम पूरी जो हमारी बाकी 56 सीटें हैं उनको बेस मान के चल रहे हैं? पूरी सीटों। अगर हम पूरी 56 या 56 एक सीट मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, है ना, हमारे मोदी जी की, प्रधानमंत्री महोदय की,
जो बाकी 56 सीटें हैं उसमें देखना है कि उसमें वेस्ट बंगाल की 8 सीटें हैं, बिहार की 7 सीटें हैं, शायद पंजाब की 13 हैं, उत्तर प्रदेश की भी 13 हैं, उड़ीसा की 6 हैं, हिमाचल की 4 हैं, झारखंड की 3 है और चंडीगढ़ की 1 सीट है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि जो हमारे वेस्ट बंगाल की सीटें हैं वो अभी पूरी की पूरी 8 सीटें वहाँ की जो लोकल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, टीएमसी के खाते में हैं 2019 से। तो वहाँ का वोटिंग प्रतिशत जैसा आज अभी हमारे देश में एक वातावरण चल रहा है, या स्पेशली वेस्ट बंगाल को हम फोकस करें कि वहाँ पर एक सीधा वातावरण निर्मित किया गया है या हो गया है या होना चाहिए, तो तीनों ही चीजें सेम हैं। अगर वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पर चुनाव हो रहे हैं तो वोटिंग प्रतिशत वेस्ट बंगाल में बढ़ेगा, क्योंकि जो टीएमसी का कोर वोटर है वो निश्चित रूप से पूरा का पूरा निकल के जाने वाला है। ये हाई कोर्ट का जो फैसला आया है कलकत्ता हाई कोर्ट का, ये इसका फर्क पड़ेगा क्या? जो 5 लाख वहाँ के ओबीसी कार्ड रद्द किए गए, वोट प्रतिशत पे इसका असर पड़ने वाला है क्या? जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उसका जो असर है वो सकारात्मक भी पड़ सकता है और नकारात्मक भी पड़ सकता है, क्योंकि उससे उस हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद मुस्लिम समुदाय के अधिकांश जो है ना उपजातियां हैं वो कहीं न कहीं प्रभावित होने वाली हैं। बिल्कुल। तो या तो वो उसकी अपने जो डिसीजन के विरोध में जाके वोटिंग करेंगे कि हो सकता है हमें भविष्य में कुछ मिल जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारा दूसरा समुदाय है वो भी कहीं न कहीं उसके के मन में एक आक्रोश है कि जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है उसने चोरी छिपे या बिना पब्लिक के डोमेन में लाए इस प्रकार का डिसीजन लिया, जिससे दूसरा समुदाय कहीं न कहीं प्रभावित तो हुआ है, क्योंकि वो जो आरक्षण का प्रतिशत है वो नया नहीं बनाया गया है, ओबीसी की आरक्षण को काटा गया है या ओबीसी की आरक्षण में कंपटीशन बढ़ाया गया है। 77 जातियां मुस्लिम जातियां उसमें शामिल कर ली आपने बात कही है पश्चिम बंगाल के खेला की, बंगाल में खेला होने वाला है, वो खेला कैसा होगा ये देखेंगे हम 4 जून को, लेकिन हम दूसरे क्षेत्र के रण पर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की यहाँ पर शुक्ला जी ने बात कही, बिहार और पंजाब भी अगर हम देखें तो यहाँ भी चुनौती कम नहीं है, खासकर बीजेपी के लिए। पंजाब से शुरुआत में करना चाहूंगी, उपेंद्र तिवारी जी आपके पास में आना चाहूंगी। पंजाब की अगर हम बात कर रहे हैं तो जहाँ पर हम दिल्ली और चंडीगढ़ देखते हैं यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो गठबंधन में है, लेकिन पंजाब में हम देख रहे हैं वो एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई है। अब पंजाब में 4 पार्टियां जो है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल, इन चारों पार्टियों की साख जो है वो दांव पर लगी है। ऐसे में पंजाब कितनी बड़ी चुनौती है खासकर बीजेपी के लिए? पंजाब चुनौती जो है कि वहाँ पंजाब में आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी का आज की तारीख में जो हमें देखने को मिलता है ये है कि वहाँ बीजेपी को सारी सीटों पे बढ़त मिलना या सारी सीटों में से कुछ सीटों पे बढ़त मिलना एक असंभव सा प्रतीत होता है। तो पंजाब तो लूज करेगी बीजेपी, जो हमारा विश्लेषण कहता है। पंजाब में बीजेपी चारों दल लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का जहाँ वहाँ जो स्थिति है आज भी, उसमें आम आदमी पार्टी को वर्तमान जो घटनाक्रम आम आदमी पार्टी के साथ घटित हुआ है उसका भी लाभ आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है। तो ऐसे में पंजाब की जो सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी के खाते में ज़्यादा जाएंगी बनस्पत किसी अन्य दल के। वहाँ एक सी और हम बात कर रहे हैं कि यदि जिस तरह से देखा जा रहा है कि कुछ सीटें जो हैं अकाली दल की मानी जा रही हैं या इस तरह की जो उनका गढ़ माना जा रहा है, उन गढ़ों में सेंध लगाने के लिए, उन सीटों पर सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने पूरी कवायद की है। हालांकि जैसा आपने कहा कि चूंकि स्टेट में वहाँ पर राज्य में जो सरकार है आम आदमी पार्टी के, तो यदि उनका अपर हैंड होता है तो उसका लाभ मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बात जरूर आ जाती है, उपेंद्र तिवारी जी आपसे ही जानना चाहूँगा कि यहाँ वो जो कुछ सीटें हैं, हरसिमरत सीट की बात करें हम, एक सीट ऐसी है जहाँ पंच कोणीय मुकाबला है, कई जगह त्रिकोणीय मुकाबला है, तो ऐसे में फायदा किसको मिलता नजर आ रहा है? ऐसे में फायदा बीजेपी को मिलेगा, नो डाउट। अगर जो वोटर है वो अगर डिवाइड होता है बाकी दलों में तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा और ऐसे में बीजेपी लाभान्वित रहेगी, बीजेपी लाभ उठाएगी। बिल्कुल।
यहाँ भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है यदि वहाँ पर वोट शेयर जो है बढ़ता है, दूसरे दलों में चला जाता है, क्योंकि देखा जा रहा है कि पंजाब की जो सीटें हैं उन सीटों को लेकर के सबने कवायद की है। आम आदमी पार्टी भी चूंकि वहाँ पर स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है, राज्य सरकार चाहेगी कि उनके प्रत्याशियों का अपर हैंड रहे वहाँ पर, लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी सेंध लगाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रही। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर देखना चाहूँगा, गौतम जी आपके पास आना चाहूँगा कि यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की एक सीट, हालांकि हिमाचल की 4 सीट पर चुनाव है, लेकिन यहाँ यदि हम देखें एक सीट मंडी सीट, जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार और वर्तमान सांसद के बेटे विक्रमादित्य सिंह, जो वर्तमान में मंत्री भी हैं राज्य सरकार में, वो चुनाव मैदान में। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत को वहाँ से मैदान में उतारा, और जब कंगना रनौत की घोषणा की गई वहाँ कंगना रनौत को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, तो बीजेपी के ही वहाँ के जो स्थानीय नेता उन्होंने विरोध किया और वो पार्टी से बगावत करके अब निर्दलीय चुनाव वहाँ पर लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है वहाँ पर, और चूंकि ये हॉट सीट इसलिए क्योंकि इस सीट पर बहुत सारी बातें हुई हैं। यहाँ पर परी की बात हुई है कि वो हुस्न परी हैं, उन्होंने कहा मैं हाड़ मास की हूँ। वहाँ पर भोजन की बात हुई कि ये रेड मीट खाती हैं। तमाम तरह की चीज़ें उस सीट पर इस तरह चर्चाओं में रही हैं वो सीट, इसलिए उस सीट का विश्लेषण चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का फैसला वहाँ से जो दावेदार थे उनको हटा करके कंगना रनौत को खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी के लिए फैसला कितना मुफीद हो सकता है? सर पाठक साहब नमस्कार जी। हकीकत बात है कि वोट जो आज की तारीख में भारत में पड़ रहे हैं, हाँ, वो किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट पर नहीं पड़ रहे हैं, वो मोदी के नाम पर पड़ रहे हैं। हर आदमी कैंडिडेट को तो जानता ही नहीं है। हाँ, और ये बात है महिला सशक्तिकरण की, मैंने पहले कहा था यहाँ पे आकर के, जी, तो कंगना रनौत जो है वहाँ की बेटी है, और काम जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो काम भी करेगी। और आज की तारीख में वोट जो सारा वोट पड़ रहा है वो सिर्फ जो है मोदी जी के नाम पर पड़ रहा है। और दूसरी बात है कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रही है क्योंकि हीट वेव चल रही है। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये आ रहा है कि वोटिंग कम क्यों हो रही है, तो कम होने का कारण है हीट वेव। दूसरा कारण क्या है कि मोदी जी तो आएंगे ही, हाँ, वोट डालने क्यों जाओ या मत जाओ क्या फर्क पड़ रहा है, आदमी आलस में आ जाता है, क्या करना है, मोदी तो आना ही है। हाँ, 400 पार का नारा दे दिया है हाँ, कि 400 पार करेंगे। अब 400 पार का नारा तो इस समय शांत चला हुआ है। ठीक है, आज की तारीख में तो मोदी साहब जो है स्वामी विवेकानंद के वहाँ चले गए हाँ, शरण में, और वहाँ पे अपनी तपस्या कर रहे हैं। ठीक है। इस पे भी बहुत भारी उद्यम मच रहा है, इस समय ध्यान में प्रधान है। ध्यान में प्रधान है। जबकि अब ये तो खुद का एक व्यक्तिगत मामला है हाँ, कि किसकी आस्था किसके साथ जुड़ी हुई है, कौन ध्यान में जाना चाहता है, कौन नहीं जाना चाहता है। हाँ, लेकिन सारा मीडिया और सारा कोई कह रहा है मीडिया को नहीं जाना चाहिए, शांतिपूर्वक चले जाओ। हाँ, जब हमारे राहुल बाबा तो गुड बाय कह के चले गए, ठीक है, वो तो अंतर्ध्यान हो गए। हाँ, अंतर्ध्यान वो भी हो गए, लेकिन कहाँ पे गए ये किसी को नहीं मालूम है। ठीक है। तो कंगना रनौत की जो आप सीट की बात करें तो निश्चित रूप से बीजेपी का वोट आएगा। और लेकिन यहाँ एक बात, दिनेश भाटी जो हैं, जो पहले अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं उस सीट पर, विक्रमादित्य के सामने यदि वो खड़े होते तो अलग तस्वीर होती, लेकिन कंगना रनौत वहाँ खड़ी हैं। तो क्या आपको लगता है कि दिनेश भाटी जो हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो कंगना रनौत के वोट कम कर सकते हैं, बीजेपी के वोट कुछ उनके हिस्से में आ सकते हैं वहाँ पर? बीजेपी के वोट मोदी के नाम पे पड़ते हैं, किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट के नाम पे नहीं पड़ते हैं। ठीक है, बीजेपी का कोर वोटर मोदी है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो 400 पार होंगी, मोदी है तो सब कुछ है। ठीक है, और मोदी जी आज की तारीख में ध्यान केंद्र में चले गए, हाँ। तो सारे देश की नजरें सिर्फ मोदी के ऊपर लगी हुई हैं। ठीक है गौतम जी, लेकिन मंडी सीट को लेकर क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मंडी सीट पे हमने जब देखा जैसे प्रत्याशी की घोषणा हुई तो कंगना रनौत को लेकर तमाम बातें की गई, जैसे सूरज जी ने भी बताया, और महिला के सम्मान को लेकर भी बात की गई। सुप्रिया श्रीनित ने पहले ही उस पर ट्वीट कर दिया था, भाव को लेकर अलग अलग टिप्पणियां की गई थी। महिला के सम्मान को लेकर हालांकि कंगना रनौत को अगर हम देखें तो क्योंकि मंडी सीट पर जातीय समीकरण ज्यादा देखते हैं हम, राजपूतों के वोटर्स जो हैं, बीजेपी के जो वोटर्स है वो कंगना रनौत के साथ जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से शुरुआत इस मंडी सीट की हुई थी, कंगना रनौत के लिए टिप्पणियां हुई थी, इसका क्या कोई नुकसान विपक्ष को आप देख रहे हैं? क्योंकि विक्रमादित्य सिंह भी जो है किंग कहे जाते हैं राज परिवार से, उनका भी अच्छा वर्चस्व है उस सीट पर। देखिए इस बार नहीं दिखाएगा, क्योंकि इस बार जो मोदी लहर चल रही है और मोदी लहर का असर जो है, हालांकि कह रहे हैं कि कम हो गई है, ऐसा हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मोदी लहर चल रही है और हीट वेव की वजह से परसेंटेज गिर गया है। अदरवाइज इसके सीट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है।
ठीक है गौतम जी, कहीं ना कहीं मंडी सीट को लेकर क्योंकि हम बात कर रहे थे और इस सीट पर दिलचस्पी बनी हुई है क्योंकि पहली बार कंगना रनौत का नाम भी जो है वो हाई कमान से सीधा आया था। सूरज जी, एक तरफ किंग एक तरफ क्वीन, बड़ी दिलचस्पी है। 4 जून को नतीजे पता चलेंगे, हालांकि सीट पर भी कल मतदान है, देखना होगा जनता के मन में क्या है। लेकिन इन सभी राज्यों के साथ उड़ीसा में भी सस्पेंस बना हुआ है। उड़ीसा भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। उड़ीसा में कुल 6 सीटों पर मतदान होने हैं, जिसमें से 2019 की अगर हम बात करें तो 4 जो है वो बीजेडी के पास है। यानी उड़ीसा में गोपाल जैन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, बीजेपी और बीजेडी के बीच में सीधी टक्कर है। लेकिन उड़ीसा में एक मुद्दा और उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तबीयत को लेकर उन्होंने इस मुद्दे को काफी हवा दी है। उड़ीसा में आप क्या कुछ सियासी समीकरण देख रहे हैं, और जो ये मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया गया है नवीन पटनायक की तबीयत को लेकर, हालांकि उन्होंने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने बोला है कि अगर इतनी चिंता थी तो फोन करके बात करनी चाहिए थी प्रधानमंत्री को। लेकिन कितना फायदा इसका होते हुए आप देखेंगे बीजेपी को? हवा तो दी गई, लेकिन उड़ीसा के सियासी समीकरण क्या है? मैं आपको इसका जवाब देने के पहले बनारस के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा। बोलिए। बनारस शहर बाबा विश्वनाथ का शहर है, और बनारस के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ टोटकों का शहर है, और जिसने भी बनारस के टोटकों को मान लिया उसको ही विजयश्री मिली है। कभी भी देख लीजिए, 77 के चुनाव में एक वहाँ बड़ा जबरदस्त टोटका चला था। 77 के चुनाव में वहाँ पर क्या हुआ था कि श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और कमलापत त्रिपाठी जी देश के रेल मंत्री थे। वो लोकल बनारस से थे, और उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को बाबा विश्वनाथ के दुग्ध अभिषेक की व्यवस्था की थी। दूध से अभिषेक होने थे वहाँ पर, लेकिन श्रीमती लेट हो गई आने में थोड़ा सा, और इतने में जो दूध था अभिषेक का दूध फट गया। तो उसी पे बड़ी चर्चाएं टोट के चल गए। तो लोगों ने, पंडितों ने कहा कि दूध तो फट गया, अभिषेक कैसे होगा? तो कमलापत त्रिपाठी कांग्रेस के कुछ बंदों ने, कोई बात नहीं, कौन देख रहा है, चढ़ा दो चढ़ा दो। और उसके बाद ही श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। और बनारस में एक चाय की दुकान होती है जिसे बोलते हैं पप्पू की अड़ी। कोई भी कैंडिडेट अगर बनारस में चुनाव जीतना है तो वो अगर पप्पू की अड़ी पे चाय पीने नहीं जाएगा, चाहे वो कोई सा पत्रकार बाहर का आया हो या कैंडिडेट हो, उसे पप्पू की अड़ी पे चाय पीने बैठना है, तभी बनारस का आशीर्वाद मिलता है। तो यदि अजय राय वहाँ जाके चाय पी लेंगे तो वो जीत जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी को हरा देंगे? नहीं, अजय राय तो वहीं के लोकल है। अब ये टोट के तो हैं, जिसका चल गया ठीक है, नहीं चल गया डॉक्टर सानी का इलाज है। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि टोटकों का शहर है, और इस शहर के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। चाहे यहाँ हम मसाने की होली देखें, शमशान के बारे में बात करें तो यहाँ जो महाशमशान यहाँ जागृत रहता है, और कहा जाता है कि यहाँ का जो शमशान है वो साल के 365 दिन 24 घंटे जागृत रहता है, क्योंकि यहाँ काल भैरव वास करते हैं, और काल भैरव यहाँ के पहरेदार भी हैं। हालांकि बहुत सारी तमाम बातें हैं वहाँ के बारे में, लेकिन यहाँ एक सियासत की यदि हम बात करें तो सियासत में पिछले 10 सालों से यहाँ की सियासत का रंग कुछ और अलग नजर आ रहा है, और उसके पहले 5-6 दशक तक कुछ और अलग रहा। लेकिन लेकिन यहाँ पर बनारस के साथ साथ सर उड़ीसा के समीकरण भी आपसे जानना चाह रहे थे, क्योंकि उड़ीसा सीट जो है, उड़ीसा में माफ कीजिए, उड़ीसा में जो 6 सीटों पर जो मतदान है वो बेहद दिलचस्प बना हुआ है। सभी की नजर उस पर टिकी हुई है, एक ध्यान उस पर केंद्रित कीजिए। उड़ीसा के ऊपर जो प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया है वो उनके खिलाफ उल्टा पड़ गया है वो। उड़ीसा की जनता जो है खुद उसके अगेंस्ट हो गई है कि हमारे अब उड़ीसा वर्सेस मोदी हो गया है, बिल्कुल, और उसका इम्पैक्ट जो है मोदी जी के खिलाफ जाएगा। और उड़ीसा की जनता, क्यों वो बीमार है, हाथ नहीं चलता है, दूसरे काम करते हैं, उसका बड़ा इम्पैक्ट आया है। ठीक है, और वो गलत, हालांकि वहाँ तमाम तरह की बातें हुई हैं। कहीं उत्तराधिकारी की बात हुई है तो उन्होंने कहा कि मैं अपना उत्तराधिकारी खुद घोषित करूंगा, या मेरा उत्तराधिकारी जो भी होगा मैं बता दूंगा। तमाम तरह की सियासत वहाँ पर चर्चा हुई। लेकिन यहाँ बात करेंगे 2 और अलग सीट की, गोरखपुर सीट की बात करेंगे और हमीरपुर सीट की बात करेंगे। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जहाँ हमीरपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जीत का चौका लगा चुके हैं, 4 बार जीत चुके हैं, 5वीं बार फिर से मैदान में है। दूसरी तरफ गोरखपुर वो सीट है जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा हस्तक्षेप है, और वहां 2 एक्टर इस समय आमने सामने हैं। इन दोनों सीटों का विश्लेषण आपसे चाहता हूं। जहां तक मेरा विश्लेषण है कि दोनों ही सीटें बीजेपी को फिर से मिलने वाली हैं। ठीक है। इसका कारण है कि जो गोरखपुर की सीट है, वो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं काफी लोकप्रिय हैं और काफी
मुझे लगता है कि जिन्हें कुशलता के साथ साथ एक सक्सेस सीएम भी साबित हुए हैं। बिल्कुल। अगर हम उत्तर प्रदेश की लोकल वातावरण को बेस मान के चलें, हाँ। जो वहाँ पर गुंडागर्दी थी वो उन्होंने खत्म करी, और क्योंकि वो उनकी स्थायी सीट भी है गोरखपुर, तो वो तो निकलना बीजेपी के लिए ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। अब दूसरी सीट का आपने नाम लिया हमीरपुर, जो आती है हिमाचल प्रदेश से, जी जहाँ से वर्तमान के केंद्रीय मंत्री शायद खेल मंत्री हैं हाँ। अनुराग ठाकुर जी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। युवा एवं खेल मंत्री हैं वो। युवा एवं खेल हाँ। कल्याण मंत्रालय जी। के मंत्री हैं वो। हाँ। तो वहाँ से वो चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि वो सीट भी उनके चुनाव लड़ने से पहले उनके जो है ना पिताजी की सीट थी। हाँ। अब उनके पास आ गई, शायद हाँ। तीसरी बार वो वहाँ से चुनाव पांचवी बार, 4 चौका लगा चुके हैं वो, 4 बार वहां से चुनाव जीत चुके जी, है ना। लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि आज की तारीख में हिमाचल में जो लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो कांग्रेस की है। जी हाँ। और निश्चित रूप से जो स्टेट गवर्नमेंट का इफेक्ट किसी भी प्रकार की वोटिंग में हो वो पड़ता है, तो वो लोकसभा के चुनाव में भी पड़ेगा। ठीक है। और लेकिन चूंकि जो है ना अनुराग ठाकुर जी एक यंग मंत्री हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनकी छवि किसी भी टाइप के आरोप में अभी तक हाईलाइट हुई हो। बिल्कुल। तो उसका फायदा अनुराग ठाकुर जी को मिलने जा रहा है। और लेकिन- साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जी या मोदी जी की, जिसकी अभी हमारे साथी गौतम जी ने बोला था हाँ। कि अब पूरे देश में जो वोटिंग है, वोट है, अगर बीजेपी को जा रहा है तो ओनली मोदी जी के नाम पे जा रहा बिल्कुल। है। तो निश्चित रूप से उसका भी फायदा अनुराग ठाकुर को मिलने वाला है, या लेकिन मिलने जा रहा है। यहाँ एक बात है, आपने जिक्र किया कि हिमाचल में जो राज्य सरकार है कांग्रेस की, इसके जी। पहले हमने जब पंजाब की बात की तब बात आई कि वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। पश्चिम बंगाल की बात आई कि वहाँ पर स्थानीय जो क्षेत्रीय दल है ममता बनर्जी की सरकार। लेकिन हमने 2019 का जो चुनाव देखा था कि वहाँ मध्य प्रदेश की काउ बेल्ट की बात कर लें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, यहाँ पर कांग्रेस की सरकारें बनी थी 2018 के विधानसभा चुनाव में। और 2019 में ठीक 1 साल बाद जब लोकसभा चुनाव होता है तो परिणाम बिल्कुल बदले हुए आते हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटें, 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाती हैं, और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाती हैं। राजस्थान में भी 25 सीटें जो वहां पर हैं, उसमें से अधिकतर सीटें जो हैं, मैक्सिमम सीटें, एक सीट को अगर छोड़ दिया जाए जो एलजेपी के पास थी, तो बाकी सीटें चली जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में। तो राज्य सरकार यदि किसी दूसरे दल की है तो उसका कितना असर पड़ सकता है इस चुनाव में, शुक्ला जी आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, अभी आपने जिन प्रदेशों का नाम लिया, हाँ, ये सभी के सभी जो इन प्रदेश हैं, जो है ना हिंदू बेल्ट के नाम से जाने जाते जी, हैं, बिल्कुल। या सेंट्रल इंडिया में आते हैं, हाँ। नॉर्थ इंडिया के स्टेट हैं। हाँ, तो यहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट का जो इफेक्ट है, हाँ, वो उस लेवल पे बीजेपी को फाइट नहीं कर पाता। ठीक है। लेकिन पंजाब का देखा जाए, हाँ, वेस्ट बंगाल का देखा जाए, 2019 के लोकसभा चुनाव में हाँ। जो पंजाब की सीटें थी वहाँ की, ठीक है ना, उसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास कितनी थी, जबकि उनके साथ उस समय अकाली दल शायद वहाँ की कांग्रेस के पास वहाँ 8 सीटें गठबंधन में थी। 8 सीटें कांग्रेस के पास थी उस 8 समय। कांग्रेस के पास थी, जी। एक थी आम आदमी पार्टी के हाँ। पास, बची 4 सीटें। हाँ। 4 सीटें वो गठबंधन में में दोनों गठबंधन के जी। बीच थी। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट का इफेक्ट नहीं पड़ता, बशर्ते उस स्टेट की जो भी गवर्नमेंट है, किसी भी पार्टी की हो, हाँ, अगर वो अपने स्टेट में जन कल्याणकारी नीतियों के साथ साथ आगे बढ़ रही है या उसने काम किया है, तो उसका इफेक्ट लोकसभा चुनाव हो या स्टेट असेंबली के चुनाव हो, उस पर पड़ता है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम पंजाब पे फोकस करें, हाँ, तो वहाँ पर 2 फैक्टर काम करने वाले हैं। जी। अगर किसान आंदोलन की आग आज भी जल रही है, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के हेड हैं, संयोजक हैं, कन्वेनर हैं, या हाँ। जो भी उसके संस्थापक हैं, हाँ, हमारे केजरीवाल जी, हाँ, अगर उनके जो है ना कुकर्म है, हाँ, वो वहाँ हावी हो गए, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी को एक तरफा नुकसान होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई। आज तो उन्होंने अपना वीडियो जारी करके कह दिया है कि हम तो चले परदेश, अब परदेसी हो गए, या फिर हम चले छोड़कर तेरी महफिल सनम, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि मेरे प्राण भी चले जाएं तो मैं इस देश में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लड़ता रहूंगा। 30-35 घंटे का सवाल रहा है, इसके बाद वो अपनी जगह पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, परसों 3 बजे वो सरेंडर कर देंगे। 3 बजे मैं सरेंडर कर दूंगा। 57 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं जी, सारे के सारा मीडिया हाँ। और सारे देश की निगाहें हाँ, वहाँ पर लगी हुई हैं, हाँ। जहाँ पे मोदी जी अपने ध्यान मग्न हैं।
बिल्कुल। अब देखिए और कल भी मोदी जो जी के वोट बयान डालने को जाएंगे- लेकर तो तमाम बातें की गई गौतम जी। ये भी कहा गया कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है, इसे प्रसारित न किया जाए। और आज ही हम देख रहे हैं तमिलनाडु में कांग्रेस तो हाई कोर्ट भी पहुंच गई है। तो बिल्कुल। ये तो पक्ष और विपक्ष की बातें हैं। लेकिन उपेंद्र जी, मैं आपके पास अब आना चाहूंगी। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि उड़ीसा, पंजाब के साथ साथ बंगाल में भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है और बंगाल के चुनाव पर भी सभी की नजर जो है टिकी हुई है। बंगाल में 9 सीटों पर चुनाव है। जैसे पहले शुक्ला जी ने बताया था कि 9 की 9 सीटें टीएमसी के पास हैं। लेकिन अगर हम वहां पर इस बार देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल पर अपना पूरा फोकस बनाया हुआ है। बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी बंगाल में झोंकी है। ग्रामीण इलाकों में हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी की अच्छी पैठ वहां पर देखने को मिल रही है। कल जिन 9 सीटों पर मतदान होने, वहां पर अब क्या स्थिति देख रहे हैं? और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बंगाल में बार बार संदेश खाली को लेकर बात जी। की गई, मुस्लिम तुष्टिकरण को लेकर बात की गई, हाँ। इसका कितना असर कल मतदान पर पड़ने वाला है? और चूंकि उसमें ये भी चीज जोड़ना चाहूंगा कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं वो भी जो उस सीट से चुनाव लड़े जहां कल मतदान होना, उस पर भी मैं चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें। का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है बंगाल में। हम्म, प्रधानमंत्री जी की सारी कोशिशें वहाँ पे नाकाम रहेंगी। उन्होंने पेट बनाने की कोशिश की है। परसेंटेज वाइज वोट का ग्राफ बीजेपी का वहाँ बढ़ सकता है, लेकिन वहाँ ये 9 की 9 सीटें वापस लूज होंगी। ठीक है। बीजेपी वहाँ ये 9 सीटें जीत नहीं पाएगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो स्थिति है, वहाँ जिस तरीके से हमारे पास यहाँ तक आती है, वहाँ पे जो पश्चिम बंगाल के बाहर व्हाट्सएप मीडिया के द्वारा बीजेपी जो संदेश भेजती है, वो वास्तविकता में वहाँ के धरातल पे वो चीज़ें नहीं हैं। मेरी पश्चिम बंगाल में कई लोगों से मैं बात करता हूँ, तो मेरी बात होती है तो वो बताते हैं कि जो बाहर बंगाल के बाहर जो प्रचार होता है बंगाल का, वो गलत होता है। वास्तविकता के धरातल पे ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं। तो बहुत ज़्यादा प्रभाव बीजेपी का वहाँ बढ़ने नहीं वाला है। और जो स्थिति है वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ज़्यादा बड़ी रहेगी, ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। संदेश खाली का असर देखें तो वो वहाँ पड़ने वाला है क्या? संदेश खाली को लेकर के नहीं तो पड़ेगा, बहुत प्रचारित किया उतना गया। अधिक असर तो हर बात का कहीं ना कहीं पड़ता है, लेकिन जिस चुनाव के दृष्टिकोण में हम सोच रहे हैं कि वो असर कोई बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा, हाँ। तो वो इतना बड़ा बदलाव वहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है। ठीक है। संदेश खाली को प्रचारित जरूर किया गया है, लेकिन असर हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा असर दिखा पाए, मतदाताओं के मन को भ्रमित कर पाए, या फिर मतदाताओं के मन में जो कोर वोटर है, कोर वोटर के मन पर असर कर पाए, इतनी आशंका व्यक्त नहीं की जाए। लेकिन यहाँ एक बात जरूर है, बार बार गौतम जी आपने जिस बात का जिक्र किया है कि साधना में चले गए हैं, तपस्या में चले गए हैं और ध्यान में प्रधान हैं, साधना में संत हैं, तो यदि हम उस विषय को लेकर के देखें कि मतदान कल होने वाला है, वाराणसी की जनता जहां अपने क्षेत्र से सांसद चुनेगी वहीं देश के लिए प्रधानमंत्री का चयन भी करेगा। हालांकि रायबरेली में भी इस तरह की बात कही गई थी कि रायबरेली से आप देश के प्रधानमंत्री को चुनेंगे, उस पर भी टिप्पणी की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उन्होंने कहा था कि जैसे ही कांग्रेस के शहजादे के लिए बात कही गई कि आप रायबरेली से अपना प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, तो सपा के शहजादे के सारी उम्मीदें धराशायी हो गई थी, उनके सपने टूट करके बिखर गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुटकी ली थी। लेकिन यहाँ यदि हम देखें, जहां वाराणसी की जनता ये जानती है कि वो सिर्फ अपने क्षेत्र का सांसद नहीं बल्कि देश के लिए प्रधानमंत्री का चयन करने जा रही है, और ऐसी स्थिति में उनका वहां चले जाना, या फिर यूं कहें कि क्या ये साधना से 400 पार साधने की कवायद है या फिर 24 को साधने की कवायद है? 2024 को साधने की कवायद है, हाँ। एक नंबर। दूसरा, पूर्वोत्तर में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो जितना भी चुनाव लड़ रहा है, हाँ। 13 सीटें हैं, हाँ। वो सारे जातिगत समीकरणों के आधार पर लड़ी जा रही है। ठीक है। ठीक है। और दूसरा समीकरण एक मोदी ने नया पैदा कर दिया है कि वो साधना में है, सब लोग, सारा का सारा मीडिया, हाँ। सबका ध्यान वहीं पे लगा हुआ है। भाई मोदी जी बहुत तपस्या कर रहे हैं, हाँ। देश के लिए कर रहे हैं, हाँ। इनके खुद के पास कुछ भी नहीं है, हाँ। न कोई बाल बच्चे हैं, न परिवार है, सिर्फ देश ही इनका परिवार है। हाँ। इसलिए क्यों न इनको वोट दिया जाए, हाँ। और इतना वोट दिया जाए कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एक रिकॉर्ड कायम हो जाए। इसलिए मोदी जी साधना में हैं। और पूर्वोत्तर में तो सारे के सारे जातिगत समीकरण है, कोई इसमें नया कोई फैक्टर नहीं है। पश्चिम बंगाल की जहाँ तक बात है, संदेश खाली का फिर तो ये देश का दुर्भाग्य होगा, हाँ। अगर जो इतना होने के बावजूद भी, हाँ। अगर हिंदू एक नहीं हो पा रहे हैं और वो लोग दूसरी समाज के वो इकट्ठे होकर के 27% होकर के और 73% पर भारी पड़ रहे हैं, तो ये तो देश के लिए एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और नहीं, लेकिन यहाँ जहाँ आपने बात कही संदेश खाली की, वहीं विपक्ष बात करता है मणिपुर की, कि वहाँ पर भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जी आज तक मोदी जी मणिपुर गए नहीं है। हाँ। मोदी जी केवल वो काम करते हैं जिससे उनकी ब्रांडिंग हो, हाँ।
जिससे उनका वर्चस्व बढ़े, हाँ। जिससे वो केवल सब अपने जनता के बीच में अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकें। मणिपुर बहुत बड़ी घटना है। हाँ। आपने मणिपुर का नाम लिया तो जी। मेरा मन उसमें हाँ। नहीं, क्योंकि- जोड़ गया। मणिपुर में मोदी जी को जाना चाहिए था, और आज तक मोदी जी जब एक हमारा राज्य नहीं संभाल पा रहे, देश क्या संभालेंगे? जी, उनसे एक मणिपुर नहीं संभाल पाया। आपके पास सारी चीजें, आपका लेकिन मुख्यमंत्री, आपकी सारी स्थितियां हैं। संदेश खाली पर दर्द दिखाया उनका, संदेश खाली पर दर्द व्यक्त किया खाली पे इसलिए दर्द दिखाया क्योंकि हाँ। वहाँ उनकी सरकार नहीं है। हाँ। और वहाँ उनकी सरकार है तो वहाँ दर्द नहीं दिखा रहे। तो ये- संदेश खाली से ज्यादा घटनाएं तो मणिपुर में हो रही हैं। बराबर। आज तो इम्फाल तो की ये जो तो- स्थिति है, हाँ। बराबर, वहाँ लोग डूब रहे हैं। क्या मणिपुर तूफान आया हमारे हुआ है। देश का हिस्सा नहीं है? बराबर है। संदेश खाली दिख रहा है, मणिपुर क्यों नहीं दिख रहा है? ये जो चीज है, क्या इसको सियासी, यदि सियासी चश्मे से देखा जाए तो वहां उनकी सरकार है, और उनकी सरकार होने के बावजूद उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और क्या राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा थी, या फिर यूं कहीं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो दूसरे चरण की थी, वो इम्फाल से शुरू करने के पीछे केवल यही सियासत थी कि वो वहां अपना वोट बैंक साधना चाह रहे थे? मेरा सवाल आप दोनों से, गौतम जी आपसे भी है और तिवारी जी आपसे भी, उपेंद्र तिवारी जी, कि इसको लेकर के आप दोनों का अभिमत क्या कहता है कि क्या राहुल गांधी की इम्फाल से दूसरे चरण की यात्रा केवल इसलिए थी कि वहां वोट बैंक को साधा जाए? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो यात्रा करी है, इसमें कोई डाउट नहीं कि उन्होंने जो कांग्रेस का ग्राफ धीरे लगातार गिरता जा रहा है उसको साधने का प्रयास किया है। ठीक है। और उसको साधने के प्रयास में वोट बैंक इकट्ठा करने की बात तो होती ही होती है। राहुल गांधी जी। इकलौते ऐसे नेता हैं जो चुनाव हारने के बावजूद भी हाँ। फिर उसी हिम्मत से दोबारा लड़ाई लड़ने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। मतलब 2 बार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, कई बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। हाँ। इसके बावजूद भी फिर उनके अंदर कोई लेकिन उनका ये जो जोश है गौतम कमी जी, नहीं आती चुनाव उनके के अंदर। समय पर ही अब दिखता रही है। बात मणिपुर में, जी। ये मेरे मित्र कह रहे जी, हैं जी। उनकी मोदी जी की हो सकता है कोई मजबूरी होगी हाँ। सियासत साधने के लिए जो नहीं कर पा रहे होंगे। भाई बताए ना मजबूरी क्या है। ठीक है। देश के प्रधानमंत्री के पास भी कोई मजबूरी हो सकती है। बिल्कुल। ये तो बड़ी अतिशयोक्ति वाली बात चलिए, है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन गौतम जी यहाँ पर आप प्रधानमंत्री के बार बार ध्यान को लेकर भी बात कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब भी मैं आपसे चाहूंगी। आप बोल रहे हैं सारा मीडिया जो है वो प्रधानमंत्री के पीछे लगा हुआ है, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से इस पर निशाना साधा है, देखिए ये सवाल तो है कि क्या 7वें चरण में जनता के मन पर ये मोदी का ध्यान जो है वो असर डाल पाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष ये जो बोल रहा है कि अगर इसे प्रसारित किया जा रहा है, इसे टेलीकास्ट किया जा रहा है, तो ये चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, नियमों का उल्लंघन नहीं, अपनी अपनी आस्था है। कोई आदमी अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए कहीं भी जा सकता है। इसमें कोई नियमों का आप कहीं भी और इनके पास तो कहाँ है, कोई मजारों पर जाएंगे क्या ये? राहुल बाबू तो टाटा बाय बाय करके चले गए। हाँ। इनके पास तो कोई मंदिर जनेऊ के कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। हाँ। इनको कुर्ते तो के ऊपर जनेऊ। जी ठीक है। अब चूंकि वो एक अलग विषय है। हाँ। ठीक है। ठीक वो है। कहाँ जाते हैं ये भी पता नहीं नहीं, रहता। हालांकि हमने पिछले चुनाव में कई बार देखा है कि चुनाव के बाद वो ननिहाल जरूर जाते हैं। अब वो वहाँ किस उद्देश्य से जाते हैं कि क्या, जैसा कि अभी बात भी हुई कि वो जब भी चुनाव हार जाते हैं, पिछले चुनाव को हम देखें तो नए जोश के साथ वापस मैदान में उठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऋषि। ठीक कहा सूरज जी। अब ये जो जोश की बात हम कर रहे हैं, कांग्रेस के जोश की बात कीजिए या राहुल गांधी के जोश की बात कीजिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो इसी वजह से पिछड़ जाती है, क्योंकि कांग्रेस का जो जोश है वो सिर्फ चुनाव के समय पर ही दिखाई देता है। पहले और बाद में कांग्रेस का जो जोश है वो खत्म होता हुआ नजर आता है। हालांकि हम सीटों पर बात कर रहे हैं, कल 57 सीटों पर मतदान है, उस पर ही हम चर्चा रखेंगे। गोपाल जैन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश की अगर पूर्वांचल की 13 सीटों की हम बात करें तो यहाँ पर एक गाजीपुर सीट जो इस बार हॉट सीट मानी जा रही है, महत्वपूर्ण भी इसलिए क्योंकि अफजाल अंसारी वहाँ से चुनावी मैदान में है, और वहाँ से जो पारसनाथ है जो बीजेपी के हैं, उनका कोई ऐतिहासिक वर्चस्व नहीं रहा। बीजेपी के बड़े नेता जो है उन्होंने वहां पर जाकर प्रचार प्रसार किया है। अफजाल अंसारी की सीट को कैसे देखते हैं आप? मुख्तार अंसारी के वो भाई हैं, और क्या ऐसा लग रहा है कि उनकी मृत्यु के बाद सिंपैथी वोट भी जो है वो अफजाल अंसारी को मिल सकते हैं? बिल्कुल। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पे, मोदी के नाम पे वोट है। ठीक है। और लोग ये देख के सोच के कि मेरा वोट सीधा मोदी को जा रहा है, देश के विकास के लिए जा रहा है, और ना हिंदू को है ना मुसलमान को है, ये विकास के लिए, विकास की बात है। ठीक है, लेकिन गाजीपुर सीट की जहां हम बात कर रहे हैं वो गढ़ रही है। हाँ। अफजाल अंसारी वहां पर हमेशा से वो 2 बार के सांसद रह चुके हैं, 3 बार के विधायक रह चुके हैं, अच्छा खासा वर्चस्व है। पारसनाथ का तो उनका कोई ऐसा ऐतिहासिक वर्चस्व भी नहीं है, उसके बाद भी आपको लग रहा है क्या कि ये पारसनाथ को चले जाएंगे वोट? मोदी जी सारे हुए पिछले समीकरण उलट नजर आएंगे।
जितना आतंक गाजीपुर और ये पूरे पूर्वांचल की सीटों पे हाँ। आतंक था, लोग गले गले तक आतंक से दबे हुए थे। और वो लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं चुनाव में और चुनाव के आगे पीछे, वो हमें चुनाव के बाद भी देखना होगा, समझना होगा। क्योंकि लोगों का गुस्सा किस तरह भड़ास बन के और खुशियों के रूप में, अगर 4 तारीख रिजल्ट के बाद में कोई आश्चर्य नहीं मानना आप हाँ। कि वहाँ पे फिर से दिवाली मनाई जाए और लोग खुशियों के मारे झूम उठे। ठीक ठीक है। है। ये जिस तरह से बात कही जा रही है कि 4 तारीख के बाद तो हालांकि बहुत कुछ तस्वीर के रुख अलग अलग हमें दिखने वाले हैं। कहीं अप्रत्याशित परिणाम ऐसे आने वाले हैं कि जहां हमने देखा है, क्योंकि कुछ सीटों की बात करें तो लोगों ने साफ कहा है, प्रत्याशियों ने साफ कहा है कि जनता से कि यदि आप मुझे वोट देते हैं तो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट जाएगा। इस तरह की तमाम चीजें सामने यहाँ पर हुई हैं। लेकिन एक ऋषि का एक बात और देखी गई है कि इस पूरे चुनाव में कल अंतिम चरण का मतदान होना है। मतदाता कल अंतिम चरण के जो प्रत्याशी हैं 904 प्रत्याशी, उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे। लेकिन मतदाता के मन को कोई भी राजनीतिक दल टटोल नहीं पाया इस बार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज जी, क्योंकि हम लगातार साइलेंट वोटर को लेकर हम बात कर रहे थे कि शुरुआत ही हमने इस पूरी चर्चा की इससे की थी कि मतदाताओं का प्रतिशत क्या रहा। हाँ। पहले चरण और दूसरे चरण में हमने देखा जो वोट प्रतिशत कम हुआ है, कहीं ना कहीं मतदाताओं की उदासीनता थी, वो पहले और दूसरे चरण में देखी गई है। निश्चित। हालांकि जिस तरह से बात की जा रही है कि मोदी के चेहरे पर बीजेपी को वोट मिल रहे हैं, वो ठीक है, मोदी के चेहरे पर मिल रहे हैं। सांसद प्रतिनिधि भी जो है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो वो मोदी जी को जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने मतदाताओं पे जब पहले डिस्कस किया था सूरज जी, तो वहां पर हमने ये देखा था, एक मतदाता वो है जो ये सोच चुका है कि मोदी जी आ रहे हैं, विपक्ष क्योंकि इतना मजबूत नहीं है तो उन्होंने अपने मन में बना लिया कि भाई वोट करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, शादी सीजन बीच में पड़ गया, हीट वेव की लहर थी, उसको लेकर भी। लेकिन बाद में जो हमने देखा चौथे, पांचवें, छठवें चरण में मत प्रतिशत बढ़ा, लेकिन उसमें भी साइलेंट वोटर्स की जो संख्या है वो ज्यादा बिल्कुल रही। कि यहाँ जो कोर वोटर है, कोर वोटर ने तो ये मान लिया, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण से जो प्रचारित किया कि हम 400 पार आ रहे हैं, बीजेपी का नारा है इस बार, अब की बार 400 पार, तो उसका असर मतदाता पर भी कहीं पड़ा है और कार्यकर्ताओं पर भी पड़ा है। क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चा ये भी रही है कि शायद कार्यकर्ता इसलिए घर बैठ गए कि 400 पार तो वैसे ही आ रहा है, मुझे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का कितना असर होता है, मोदी की गारंटी का कितना असर होता है, ये तो हम 4 जून को देखेंगे। और 4 जून के पहले दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 1 जून मतलब कल शाम 6 बजे से देश न्यूज का महा एग्जिट पोल आपको हम दिखाएंगे। वास्तव में ये करना चाह रहे हैं कि वो एग्जिट पोल नहीं, वो एग्जैक्ट पोल होगा। देश न्यूज अपने सर्वे के आधार पर और जनता की नब्ज के आधार पर बताने वाला है कल शाम को 6 बजे से कि कहां जा रहा है देश का मतदाता, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसको कितनी सीटें मिल रही, देखना ना भूलिएगा। महा एग्जिट पोल देश न्यूज का कल शाम को 6 बजे। हालांकि बिंदु है जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देती, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। सभी मेहमानों का, गौतम जी का, अशोक गौतम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गोपाल जैन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उपेंद्र तिवारी जी आपका भी धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत जल्द कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी देश न्यूज के महा एग्जिट पोल के साथ। तब तक बने देश न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।